हेलो गाइस, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ अ फ्रिक्शनल फोर्स। आप लोग जानते हैं फ्रिक्शन एक फोर्स होती है और एक ऐसी फोर्स जो क्या करती है, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। जैसे आपने इसको डेफिनेशन सुनी होगी जो लिखी हुई है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स विच विल अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर का मतलब है कि रिलेटिव मोशन एक ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए इधर की तरफ कर रहा है रिलेटिवली, ठीक है, जैसे ये डस्टर है, ये मेरे हाथ के ऊपर अगर उधर की तरफ ये जा रहा है तो फ्रिक्शन इसमें इस तरफ आ जाएगी। समझ आ गया? मोशन के अपोजिट नहीं है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के बिहाफ में जब चलेगा तो उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स काम करना स्टार्ट कर देती है और ये हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हमारी स्टडी में जहाँ फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे अभी, तो फ्रिक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरह काउंट करेगा। अच्छा, इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल में जैसे आप देख रहे हैं कि एक पर्सन एक ब्लॉक को खींच रहा है, तो जिस तरफ वो खींच रहा है उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन लगी हुई है, क्योंकि ब्लॉक जो वो आपके पास सामने एक बॉक्स दिख रहा है वो अर्थ के बिहाफ में पर्सन की तरफ जाएगा, बट फ्रिक्शन कहाँ करेगी, उसको अपोजिट में काम करेगी जो उसको रोकना चाहेगी। दूसरा एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन हमारे पास अपोज करता है, ये हमें हेल्प करता है। जैसे हम जो वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। जैसे आप देख रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो दौड़ रहा है, जिस तरफ दौड़ रहा है उसी तरफ फ्रिक्शन लगी हुई है। क्यों? क्योंकि आप उसके पर्सन के पाँव की तरफ देखिए तो पाँव जो है जब हम दौड़ते हैं तो हमारा पाँव पीछे की तरफ करता है स्लिप, क्योंकि हमारा पाँव अर्थ के बिहाफ में रिलेटिव मोशन बैक साइड कर रहा है, हैंस फ्रिक्शन उसी तरफ है जिस तरफ मोशन है। दैट्स वाई हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम सिंगल स्टेप भी नहीं चल सकते। दूसरा एग्जांपल आप इसमें बात करें तो कार, जैसे हम लोग कार चलाते हैं और हम लोग कार चलाते हुए ब्रेक लगाते हैं सडन, तो कार रुक जाती है। तो वो कार रुकती क्यों है? क्योंकि टायर और अर्थ के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन, उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन काम करती है। ठीक है, समझ आ गया आई थिंक। और इसके नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी ले लीजिए। अब इसको समझते हैं कुछ डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंट। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है रफनेस ऑफ द सरफेस। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास मान लो कि यहाँ पर एक बॉक्स बनाया जिसका मास है हम, और ये नीचे क्या है, एक हमारे पास मान लीजिए एक और सरफेस, ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, दूसरा ये बॉडी है, एक बॉडी ये है, इसको प्लैंक मान लेते हैं। क्लियर? अब हमारे पास रफनेस मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में यहाँ पर कितनी रफनेस है वो डिपेंडेंसी करेगा, मतलब उससे पता लगेगा फ्रिक्शन का। कम रफनेस होगी कम फ्रिक्शन होगा। दूसरा, नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस। नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब है कि जैसे ये मान लो एज सच वुड का, लकड़ी का है, और ये मान लिया एल्युमिनियम है, तो अलग अलग मटेरियल होगा तो उनके बीच में जो नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट है सरफेस का वो अलग अलग होगा, तो उसके हिसाब से फ्रिक्शन जो है वेरी करती है। तीसरा सुनिए, ये जो मैं बोलूँगा इसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी भी आ जाएगी फ्रिक्शन की। ठीक, पहले इसको देख लीजिए, द एक्सटेंट टू विच द टू सरफेस प्रेस ईच अदर, और इसमें एक नाम लिखा मैंने, कोल्ड वेल्डिंग। पता क्या होता है कि जैसे जब ये ब्लॉक हमने इसके ऊपर रखा तो एक ब्लॉक जब दूसरे ब्लॉक या दूसरे सिस्टम के ऊपर रखते हैं तो उनके बीच में यहाँ पर दो बॉडीज़ के में क्या होती है, ये वाली बॉडी इस पर क्या कर रही है, प्रेस लगा रही है, प्रेस कर रही है इसको, क्योंकि आपने इसमें रख दिया, वेट के कारण इसमें प्रेस करेगा। जब ये इसको प्रेस करेगा तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है। ठीक, प्रेशर किसके बीच में होता है, नॉर्मली यहाँ पर इनमें ना मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, कोल्ड, इनमें जाकर बॉन्डिंग हो जाती है। मतलब फ्रिक्शन का रीज़न क्या है, अगर माइक्रोस्कोपिक बिहाफ में बात करें तो मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके और इसके, इनके बीच में हमारे पास बॉन्डिंग हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, और उस इंटरलॉकिंग को हम लोग कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हम लोग वेल्डिंग कराते हैं ना, तो वो हॉट वेल्डिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हम लोग दो सरफेस के बीच में जो कॉन्टेक्ट हो गया, बॉन्डिंग हो गई, उसको हमने यहाँ पर कोल्ड वेल्डिंग कहा ऑन द बिहाफ ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक, हम लोग इसमें नॉर्मल स्टडी करेंगे तो इसका इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरेटिकल आपको आना चाहिए। दूसरा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ अ कॉन्टेक्ट ऑफ टू सरफेस। भाई यहाँ पर आपको बताइए, जब इसको इसके ऊपर रखा तो इनका कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो उस एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट होता है।
आई थिंक थ्योरेटिकली आपको फ्रिक्शन पूरा क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं इसकी टाइप्स। देखिए अब इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम फ्रिक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है कनेटिक। दोनों का कारण मैं पहले बता देता हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एक ऐसी फ्रिक्शन जिसमें हम फोर्स लगाते हैं पर बॉडी मूव नहीं करती है, दैट इज रेस्ट पे रहती है। कनेटिक फ्रिक्शन वो होती है जिसमें फोर्स लगाने के बाद बॉडी चल पड़ती है, तब जो फ्रिक्शन लगती है दैट इज अ कनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गया। अब इसको अलग अलग समझते हैं। देखिए पहले तो ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसकी एक टाइप और पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे लिमिटिंग। तो हमारे पास वैसे तीन टाइप बन जाएंगे, स्टैटिक, कनेटिक एंड द लिमिटिंग। तो पहले स्टैटिक के बारे में देखिए कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो हमारे पास अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, अगर हमारे पास किसी बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी मूव नहीं करती है, जैसे वो सामने एक ब्लॉक है, इसमें अगर हमने यहाँ पर एक फोर्स लगाई और ये बॉडी मूव नहीं करेगी तो यहाँ पर बैक साइड में एक फ्रिक्शन ऑब्टेन हो जाएगी, दैट इज नोन एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैंने लिख दिया इट ऑलवेज प्रिवेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका काम क्या होता है, मोशन को रेस्ट्रिक्ट करना, रोकना, रेजिस्ट करना। अब जैसे एग्जाम्पल के बिहाव में देखें ना, तो एग्जाम्पल है भाई, जैसे हमारे पास घर पे बेड बॉक्स होते हैं। अगर बेड बॉक्स हैं ऑब्वियसली वो बहुत बड़े हैं, तो अगर आपने क्या किया, फिंगर से, अपने फिंगर से उसको धक्का लगाया है, तो ऑब्वियसली बेड बॉक्स में कुछ नहीं होने वाला। तो आप जो फोर्स लगा रहे हो फिंगर से वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द बेड बॉक्स। तो वो चला क्यों नहीं, तो हम बोलते हैं कि उसमें फ्रिक्शन लग गई। और फ्रिक्शन कौन सी लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। और आपको मैंने बताया था कि जिस तरफ हमने फोर्स लगाई, जैसे मान लो ये बेड बॉक्स है और हमने इसमें फोर्स लगाई और फोर्स लगाने पर ये मूव नहीं करता है, रेस्ट पे रहता है, तब हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन। समझ आया बच्चों आपको। अब इसको थोड़ा सा क्लैरिटी में लेके आते हैं कि भाई इसमें फॉर्मूला क्या है और हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर मान लो कि फोर्स जो लगाई, फोर्स मान लीजिए आपने यहाँ पर लगाई मान लो 5 न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो 5 न्यूटन फोर्स पे ये ब्लॉक मूव नहीं करता है, ठीक, ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन हम बोलते हैं इसको रोक रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो रोक रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, तो हम बोलते हैं कि जितना यहाँ पर फोर्स लगाई ना आपने उतनी ही फ्रिक्शन बन जाती है। इज इट क्लियर। तो सेम अमाउंट ऑफ यहाँ पर फ्रिक्शन ऑब्टेन हो जाती है 5 न्यूटन, पर वो मूव नहीं कर रहा है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर 6 न्यूटन लगाया, नहीं चला, तो यहाँ 5 तो रह नहीं सकता, क्योंकि अगर वो 6 है और ये 5 हुआ तो ज़्यादा फोर्स है तो मूव करेगा। तो हम बोलते हैं, पहले हम बोल रहे हैं कि मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ आ गया। अब हमने यहाँ पर 7 न्यूटन लगाया, तो हमारे पास हमने फिर कहा कि ये बॉडी मूव नहीं करती है, ठीक है, नहीं करती है अभी भी। तो हमारे पास इसका मतलब है जितनी यहाँ फोर्स हो रही है उतनी फ्रिक्शन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हैं, तो बॉडी इज एट रेस्ट। समझ आ गया। तो इतने हिस्से को अगर अभी तक देखें तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम बन रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का। एक वेरी इंपॉर्टेंट नेम है कि भैया ये अपने आप को स्टैटिक फ्रिक्शन है इसके जैसा बना रहा है। हेंस स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट नाम, ये दिमाग में सेट कर लो कि सेल्फ एडजस्ट करता है ये अपने आप को। जैसे वहां आप देख रहे हो जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। समझ आ गया इतना। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि फॉर्मूला क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो भाई हम लोग ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बनाएं, आपको देख के समझ आना चाहिए कितना, कि भैया हमारे पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना वो अपने आप को एडजस्ट करते हुए कितना बना रहा है, जितनी आप क्या लगा रहे हो बच्चों, फोर्स लगा रहे हो। हेंस स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना फ्रिक्शन हो रहा है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जो भी अप्लाइड फोर्स होती है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब तक बॉडी चल नहीं रही है, रेस्ट पे है। ये 3-4 पॉइंट आप कॉपी में अपने लिख लो,
और दिमाग में सेट कर लो स्टैटिक फ्रिक्शन का फंडा। आई थिंक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई हमारे पास क्या होगा। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर और फोर्स लगाई 8 न्यूटन, और 8 न्यूटन लगाने के बाद क्या हुआ, ये ब्लॉक चल पड़ा, ठीक। पर हम इससे पहले एक चीज और बोलते हैं, यहां पर उसका नाम रखा हुआ हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये नोट करिए दिमाग में, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है। सबसे पहले इसको नोट करिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। ये जो हमने बोला ना कि स्टार्टिंग में कि स्टैटिक और किनेटिक दो टाइप हैं, बट हमारे पास स्टैटिक का ही जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, कौन सी, ये वाली। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 8 न्यूटन पे बॉडी मूव कर रही है, ठीक, तो उसमें आएगा किनेटिक, वो अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या हुआ कि 7 के बाद 8 पर वो चला, तो इसका मतलब सबसे बड़ी स्टैटिक की फ्रिक्शन ये थी जिसने उसको रोक के रखा हुआ था, ठीक। तो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हो गया। और ये एक ऐसा होता है कि हम बोल सकते हैं, इसको अगर लिखना हो कि इसका कारण हम क्या बोलेंगे, जस्ट ऑन दी वर्ज टू मूव। मतलब इसको डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, जस्ट ऑन द वर्ज टू मूव, कि हमारे पास जस्ट जिस इंस्टेंट पे वो चलने वाला है, चला नहीं है, चलने वाला है, उस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करती है, और वो सबसे बड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वो चल पड़ेगी। समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिए इसमें क्या होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है। तो हमने जब इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ना, दैट विल बी फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये जस्ट नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, कुछ नहीं, फोर्स था। अब हमने ये ऐसा क्यों फाइंड आउट किया, पहले आगे बढ़ने से पहले इसी की बात कर लेते हैं। दरअसल क्या है, आप देख रहे हैं कि अगर इसको पूरा करें फ्री बॉडी डायग्राम, तो वेट कहाँ आता है, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आता है, ऊपर। ये पता है आप लोगों को, है ना। जिसको ये भी नहीं आता वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री बॉडी डायग्राम का वीडियो देख लो, आपको बेटर समझ आएगा। अब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और mg बराबर है, तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस इक्वेशन का मतलब है कि जितना ज़्यादा बॉडी का वेट होगा उतना ज़्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा मेजर होगी। जैसे हमारे पास मान लो एक छोटा सा बॉक्स लिया और उसको आपने धक्का दिया, ठीक, तो अगर उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रही है जो कि रोकने वाली है, मैंने बोला स्टैटिक है, पर आप जब उसको मतलब उसको चलाने के लिए फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा लगाओगे। बट अगर हमारे पास बेड बॉक्स है और उसको धक्का लगाओगे तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास उससे वेट बढ़ेगा तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा। हैंस नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने का मतलब है बॉडी, वेट बढ़ने का मतलब है बॉडी नहीं चल रही है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का भी मतलब है कि एज सच दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे नीचे अर्थ है और यहाँ पर ब्लॉक है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, कॉन्टैक्ट स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शन उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। अब इसको हटा के हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं म्यू एस एन, ठीक है भाई। ये म्यू एस एन पता क्या होता है, ये नया वर्ड आ गया, नोट करना है इसको। देखो म्यू एस जो होता है इसका पहले नाम नोट डाउन करो, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका नाम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि ये लिया क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कॉन्टैक्ट, ठीक है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। दरअसल हमारे पास क्या होता है कि जैसे इस ब्लॉक को हमने रखा कहाँ है,
अर्थ के ऊपर रखा है, ठीक है, तो ब्लॉक मान लीजिए वुड का है, लकड़ी का है, तो ये अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है, तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगी दैट विल डिपेंड अपॉन द मटेरियल, ठीक। तो मटेरियल को अगर हम चेंज करें, जैसे मान लो इसी ब्लॉक को हम लोग कहाँ चलाते हैं, ग्राउंड के अलावा मान लीजिए किसी मेटल के ऊपर चलाते हैं, जैसे कॉपर के ऊपर, तब फ्रिक्शन कुछ और, जैसे मान लो फिर एल्युमिनियम के ऊपर चलाया तब फ्रिक्शन कुछ और, ठीक। तो हमारे पास जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे, जैसे जैसे हमारे पास क्या करोगे, जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा है ना, जैसे ये डस्टर है, ये मेरे हाथ के ऊपर चलेगा, तो यहाँ पर ये और मेरे हाथ का मटेरियल अलग अलग है, तो दोनों में फ्रिक्शन अलग अलग होगी, समझ आ गया। तो अलग अलग मटेरियल पर फ्रिक्शन बार बार चेंज होती है, उसके लिए हमने ये वर्ड बनाया हुआ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बारे में एक चीज़ यहाँ नोट कर लो कि इसकी जो वैल्यू होती है 0.05 से लेके 1.8 के बीच में होती है, और इसके आगे पीछे भी हो सकती है, मतलब बहुत बड़ी नहीं होती है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू अगर कम है तो फ्रिक्शन वहाँ कम है, और जितना इस फ्रिक्शन ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी उतना वहाँ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा मटेरियल के अंदर। लास्ट चीज़ ये है कि हमारे पास ये एक रिलेशन है, ये क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग से कम होती है, क्योंकि होती वो स्टैटिक ही है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में मैंने बोला है कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, और इसकी वैल्यू जो मिनिमम हो सकती है 0। देखिए जो तीसरा टाइप है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, व्हेन द वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तब मोशन के अगेंस्ट जो फ्रिक्शन लगती है दैट इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे मैंने लिखा हुआ है काइनेटिक फ्रिक्शन तभी आएगी व्हेन द मोशन विल स्टार्ट एंड इट विल अपोज द मोशन। डायग्रामेटिकली अगर देखें तो ये एक ब्लॉक है, इसको आपने फोर्स लगाई और मान लीजिए इट विल स्टार्ट मूविंग, अगर ये चल पड़ता है तो उसके अगेंस्ट जो फ्रिक्शन आती है दैट इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसका मैथमेटिकली अगर जाएं तो इट विल डिपेंड अपॉन व्हाट, अगेन नॉर्मल रिएक्शन, जैसे कि आपने अभी देखा लिमिटिंग फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक। इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन एज सच ऊपर की तरफ, और वेट कहाँ की तरफ आता है, mg, तो ये जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा उतना ज़्यादा ये फ्रिक्शन बढ़ाता है। अच्छा, इसको हटाने के बाद हम अगर यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे तो दैट इज अ म्यू के एन, और यहाँ जो म्यू हमने जो कांस्टेंट लगाया उसकी वैल्यू, उसका नाम जो होता है दैट इज बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ, क्या रखें इसका नाम, काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज अ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और अगेन ये किस पे डिपेंड करता है, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, मतलब ये म्यू के और म्यू एस की जो बात की है वो दोनों सेम है, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है। अच्छा, ये आई थिंक काइनेटिक फ्रिक्शन आपको समझ आ गया। अब इसमें दो चीज़ें बता दीजिए, दो चीज़ें छोटी छोटी, वो ये कि म्यू एस बड़ा है या म्यू के बड़ा है, ठीक। दोनों में से म्यू एस बड़ा है क्योंकि म्यू एस इज इन द केस ऑफ व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन में म्यू एस एन आता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अ मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो एज सच म्यू एस इज ऑल्सो ग्रेटर देन द म्यू के, क्योंकि जब बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाती है ना, एक चीज़ याद करो कि जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है तो हमारे पास फ्रिक्शन कम हो जाती है, दैट इज फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हेन द मोशन विल स्टार्ट। आई थिंक ये समझ आ गया आपको। अब इसमें क्या होता है कि इसी की ही काइनेटिक फ्रिक्शन की दो टाइप्स हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरी में, स्लाइडिंग एंड द रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये ब्लॉक रखा है और ये फ्लैट है नीचे से, तो अगर कोई फ्लैट बॉडी दूसरी फ्लैट सरफेस के ऊपर क्या करेगी, स्लाइड करेगी, अगर हम धक्का लगाते हैं तो वो जो फ्रिक्शन आती है दैट इज अ स्टैटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब ये इसी का ही पार्ट है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन एक ही चीज़ है। इसी में एक रोलिंग फ्रिक्शन और आता है, रोलिंग मतलब एज सच रोल करना, घूमना, तो घूमने वाली चीज़ जो भी होगी, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक क्या है, रिंग है या डिस्क है, या फिर हमारे पास एक फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, तो हमारे पास ये रिंग जो है उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर रेडियस आएगा, और ये जब इस तरह से रोल करेगा तो इसमें जो फ्रिक्शन यहाँ ऑब्टेन होगा दैट इज़ अ रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, दैट इज़ म्यू के एन डिवाइडेड बाय आर। ये नॉर्मली यूज़ तो नहीं होता है पर थोड़ा पता होना चाहिए, म्यू के एन जो हमने अभी लिखा उसी में ही जस्ट डिवाइडेड बाय आर कर दी, आर इज द रेडियस ऑफ द दैट
स्फेरिकल राउंड बॉडी। आई थिंक क्लियर हो गया। अब सिर्फ ये बता दीजिए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा है या रोलिंग फ्रिक्शन बड़ा है। ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या होगा बच्चों, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होगा वो ग्रेटर होगा हमेशा किससे, रोलिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, क्यों? जैसे इसका एग्जांपल है कि मान लो ये ब्लॉक बहुत बड़ा है, कोई बहुत बड़ा डब्बा है, तो हम उसको धक्का देते हैं तो वो मूव नहीं करता है। बट अगर उसी चीज़ को हम लोग काट के ऊपर रख दें, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी के ऊपर रख दें जिसमें टायर होते हैं कैसे, गोल, तो उसमें वो ईजिली चला जाता है, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से क्या होती है, कम होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया ये। ठीक, अब लास्ट पार्ट ग्राफिकली आप देख रहे हैं कि हमारे पास वर्टिकली क्या है, फ्रिक्शन, और हॉरिजॉन्टल क्या दिया हुआ है, अप्लाइड फोर्स। और ग्राफ में आप देखिए स्टार्ट जीरो से होते हुए लाइन सीधी जा रही है, तो सीधी लाइन का मतलब है कि जब तक हमारे पास फोर्स बढ़ेगी उस फ्रिक्शन उस हिसाब से बढ़ेगा। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शन। कब होता है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन में, क्योंकि वो अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट। इसलिए फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रही है स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट, तो दोनों बराबर होंगे। समझ आ गया? तो ग्राफ ऊपर तक चला गया। टॉप पॉइंट आपको दिख रहा है जहां थ्रेशोल्ड ऑफ मोशन लिखा है, वो टॉप पॉइंट क्या है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, डॉटेड लाइन देखिए। समझ आ गया? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, जिस पर बॉडी चलने वाली है, अभी चली नहीं है। अब जैसे ही बॉडी चलती है तो आप देख रहे हैं ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया और उसके बाद सीधा चला गया। तो ग्राफ नीचे आने का मतलब है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और किनेटिक फ्रिक्शन कम होती है। और उसके बाद ग्राफ सीधा इसलिए क्योंकि जब मोशन स्टार्ट हो जाता है तो हमारे पास फ्रिक्शन, किनेटिक फ्रिक्शन को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। इज इट क्लियर? तो आई थिंक ग्राफिकली आपको ये सारा क्लियर हो गया, जो थ्योरी और ग्राफ दोनों। अब करते हैं इसमें न्यूमेरिकल। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस, और उसमें फोर्स लग रही है F = 2t, t इज अ टाइम, और आपको फ्रिक्शन पूछा है एट t = 2 सेकेंड, म्यू दी है। तो ऐसा है कि जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है 4 kg, तो आप लोग जानते हैं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो नीचे 4g आएगा, ऊपर की तरफ क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या लगाई, फोर्स लगाई, और फोर्स कितनी है भाई, 2t। तो अगर आपके पास जो फोर्स 2t है तो आपको पता है t की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि ना फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, तो टाइम वेरी करेगा, फोर्स भी वेरी करेगी। तो हमारे पास पर्टिकुलर टाइम पे पूछा 2 सेकेंड पे, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो फोर्स कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 न्यूटन। ठीक है भाई, और ये हमने निकाला क्या, ये अप्लाइड फोर्स आ गई आपके पास। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पर आप लगा रहे हो कितनी, 4 न्यूटन। अब हमें पता करना है कि ये बॉडी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो यहाँ पर उन्होंने फ्रिक्शन दिया हुआ है, सॉरी निकालना है। और देखिए इसमें म्यू दिया, अब म्यू के और म्यू एस दोनों नहीं दिए, तो न्यूमेरिकली नॉर्मली ये क्या करते हैं, म्यू के म्यू एस नहीं देते। तो आपको ये पता करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले फ्रिक्शन में ना नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, F = म्यू एन। ठीक है, ना म्यू एस ना म्यू के, हमें नहीं पता ये चल रहा है नहीं चल रहा है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है आपको पता है ये और ये एक दूसरे के आमने सामने है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज 4g, दैट इज व्हाट, 40। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, आपके पास म्यू दिया हुआ है, देख लो वहाँ पर 0.2, और दिए कितना दिया आपके पास 40। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू व्हाट, 8 न्यूटन हो जाएगा। समझ आया? अब यहाँ पर आप देखिए थोड़ा दिमाग लगा के कि भैया यहाँ पर ना फ्रिक्शन 8 है और फोर्स कितना है, 4। तो पहली बात तो फोर्स कम है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, बट कई बच्चे सोचते हैं कि यहाँ तो फ्रिक्शन ज़्यादा है तो ये बॉडी इस तरफ चल पड़ेगी। बट भाई आपने कभी ऐसा देखा है कि अगर कहीं पर हमारे पास रफ सरफेस है और वहाँ फ्रिक्शन हमें खींच कर उल्टा ले जा रही है, जबकि फोर्स हमें वहाँ लग रही है, बट फ्रिक्शन हमें कभी ले जाती है, फ्रिक्शन हमें ले नहीं जाती है, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। ठीक है, तो एक लाइन नोट करिए वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि फ्रिक्शन जो है वो फोर्स से बड़ा है। तो पहली बात तो ये कहानी लिख लो कि भैया ऐसा नहीं होता, नॉट पॉसिबल। ठीक है,
जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो हमारे पास पॉसिबल क्या है कि हमारे पास ये फ्रिक्शन जो है ये ज़्यादा नहीं होती है, रोकती है सिर्फ, तो फोर्स तो ज़्यादा नहीं है, तो हमारे पास बॉडी नहीं चलेगी। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो बॉडी या ब्लॉक जो है वो क्या रहेगा, ब्लॉक इज एट रेस्ट पे रहेगा, और रेस्ट पे रहेगा तो ये कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में सोचिए, अभी क्या पढ़ा था हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को क्या करती है, एडजस्ट करती है। तो ये जो फ्रिक्शन आपको दिख रहा है ना भाई, ये 8 जो है वो कम होगा, जैसे 7, 6, 4 जो भी है, कम होते होते ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा, 4, दोनों बराबर, हैंस बॉडी विल नॉट मूव। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, याद है ना, अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स कितना निकला, 4, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट, 4 न्यूटन, नॉट 8 न्यूटन। तो समझ आया आपको। तो फॉर टाइम 2 सेकेंड पर फ्रिक्शन फोर्स 4 होगी, क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रही है और अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगी। आई थिंक समझ आ गया आप लोगों को। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द फ्रिक्शन। एक ब्लॉक है 2 kg का, उसमें फोर्स लगी है 20 न्यूटन, बट यहाँ ना म्यू एस और म्यू के दोनों दिए हैं। तो म्यू एस क्या है, फॉर द लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये किनेटिक के लिए, और ये हमेशा काम होता है, देख लो बताया था आपको। अब एक काम करना है, पहले तो आप अगर देखें तो ऑब्वियसली इसमें नीचे की तरफ क्या आएगा, 2g, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएगा, ऊपर। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर देखें तो किसके बराबर है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, 20 आ जाएगा, क्योंकि ये 2g के बराबर होगा, 20 हो जाएगा। अब एक काम करिए कि पहले ना आप यहाँ पर फ्रिक्शन चेक कर लो, कौन सी लिमिटिंग वाली, लिमिटिंग की वैल्यू पुट करें तो इसका फॉर्मूला था म्यू एस एन, और हमारे पास ये कितना था, म्यू एस इज वॉट 0.6, और अगर इसको देखें तो 20। भाई इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या आएगा, 12 ही आएगा ना, क्योंकि ये पॉइंट इसके साथ कट जाएगा, तो 12 न्यूटन आया। तो देखो अगर हम यहाँ पर फ्रिक्शन की बात करें, ठीक, तो पहली बात तो ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो बॉडी को रोक के रखती है, तो ये तो कम है और वहाँ फोर्स ज़्यादा है, हैंस बॉडी विल मूव। तो हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन जो है ये 12 न्यूटन आंसर नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या है, कनेटिक फ्रिक्शन है। तो कनेटिक फ्रिक्शन है तो उसका फॉर्मूला क्या लगता है, म्यू के एन लगेगा। समझ आया, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये फ्रिक्शन कम है और वो फोर्स ज़्यादा है, हैंस ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो रोक के रखती है। तो बॉडी चल पड़ी, तो चलने पर जो यहाँ फ्रिक्शन आएगी वो आएगी कनेटिक। समझ आया। तो हमारे पास इसका आंसर निकाल लें तो दिस इज 0.4 दिया है, नॉर्मल रिएक्शन कितना आपके पास 20, और वैल्यू कितनी है आपके पास, सॉल्व कर लो तो 8 न्यूटन आएगा, क्योंकि लिमिटिंग वैसे भी बड़ी होती है। तो फ्रिक्शन जो है एक्चुअली में यहाँ पर 8 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन का जो आंसर है वो कितना आ गया, पहला आंसर आ गया 8 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ गया भाई। ठीक है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, अगर नहीं करती तो ये आंसर होता। ठीक, समझ आया। अब हमारे पास यहाँ पर अगर अच्छा हमारे पास मूव नहीं कर रही होती तो क्या होता, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। समझ रहे मेरी बात। अच्छा अब इसमें आ जाता है हमारे पास, आप जानते हैं ये बॉडी मूव करेगा तो हैंस एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगी, और आई थिंक ये आपको आता है कि हमारे पास इसको अगर लगाते हैं तो लगाने का तरीका क्या होता है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए F = ma, बिकॉज ये मोशन कर रहा है। तो हमारे पास फोर्स कौन सी आएगी, पहले 20 न्यूटन बड़ी है, पीछे फ्रिक्शन छोटी है, इक्वल टू मास 2 और a। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास कितना 12, और ये बचेगा 2a, इसको काट देंगे तो हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द एक्सेलरेशन। तो ये कनेटिक फ्रिक्शन जिसमें बॉडी मूव कर रही थी, और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होती तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया फ्रिक्शन। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं।